गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी क्लास लेट है। ये इश्यूज चलते रहेंगे और हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। आज का हमारा विषय है क्लास नंबर 2 यानी कि हिंदी कक्षा 8 और हमारा विषय है, हमारी पुस्तक का नाम है वसंत। जैसे आप सबको पता है, मंडे ही हमने क्लास की मिसेस सिंह ने क्लास ली थी। बहुत सुंदर कविता उन्होंने समझाई थी एंड कविता का नाम था यह सबसे कठिन समय नहीं है। मैम ने समझाया कि आज के हालात अगर देखो, उनके अनुसार आज सब बंद। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा कि पूरी दुनिया में ऐसा भी एक दिन आएगा कि सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। जो कविता हमने मंडे की और मैम ने समझाई, उसी पे आधारित है एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। बहुत सुंदर चैप्टर है। इसमें भी लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं कि आज का जो समय है, अगर हम देखें तो हमें चारों तरफ ये लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई ना कोई अच्छाई चारों तरफ देखने को मिल जाती है। तो ये जो विषय है, ये जो पाठ है आपका, क्या निराश हुआ जाए, अगर हम इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दें, यानी ये सवाल खड़ा होता है हमारे सामने कि कैसे भी हालात हो, कैसा भी समय हो, अगर हम देखें कि चारों तरफ हमें ऐसा लगता है कि भाई नकारात्मक चीजें ही हो रही हैं, उसके बाद भी क्या हमें निराश होना चाहिए? ये लेखक का सवाल है। तो आज का जो हमारा पाठ है वो है पाठ नंबर 7 और इस पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। अगर हम शब्दार्थ का संधि विच्छेद करें तो हमारे सामने आते हैं शब्द और अर्थ। सबसे पहला इसका जो शब्द है हम उस पे बात करते हैं। पहला शब्द है धर्म भीरु। इसका अर्थ है, सबसे पहला शब्द है धर्म भीरु, यानी इसका अर्थ ये है अधर्म से डरने वाला। आपने देखा होगा हमारे बड़े जो हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी गलत करना नहीं चाहते। उन्हें डर लगता है कि भाई नहीं, ये तो अधर्म हो जाएगा। तो किन लोगों को हम धर्म भीरु बोलते हैं? जो अधर्म करने से डरते हैं। वैसे ही दूसरा शब्द है पर्दाफाश। क्या शब्द है हमारे पास? धर्म भीरु यानी अधर्म से डरने वाला। अधर्म से डरने वाला। दूसरा शब्द है पर्दाफाश। पर्दाफाश यानी भेद खोलना, यानी किसी की कोई ऐसी चीज दुनिया के सामने प्रकट करना जिससे उसको हानि हो सकती है, दोष प्रकट करना। आप हमेशा देखते होंगे समाचार पत्रों में कि हम देखते हैं पर्दाफाश। पर्दाफाश करने का अर्थ है कि लोगों की बुराइयां सामने लेकर आना। तीसरा शब्द है उजागर, अगेन प्रकट करना। दोष प्रकट करना। उजागर यानी प्रकट करना।
गंतव्य यानी वो स्थान जहां किसी को जाना हो। गंतव्य स्थान जहां किसी को जाना हो। और लास्ट वर्ड है ढांढस यानी दिलासा, धीरज। दिलासा यानी कि धीरज बंधाना। तो ये है शब्दार्थ। क्या निराश हुआ जाए, शब्द और अर्थ। धर्मभीरु यानी अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश यानी दोष प्रकट करना। उजागर प्रकट करना। गंतव्य जहां पहुंचना है। और ढांढस यानी दिलासा। अब हम पाठ शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पाठ के जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो किस तरह से कौन कौन से उदाहरण देकर हमें ये समझाना चाहते हैं। उनका क्या अनुभव रहा कि उन्होंने हमें ये कहा क्या निराश हुआ जाए। बच्चों एक और बात है, जब भी हम कोई पाठ करते हैं तो हमें सबसे पहले कवि और लेखक का नाम जरूर जानना चाहिए। अगर कविता है तो उसके कवि, और अगर कोई पाठ है तो हमें उसके लेखक का नाम जरूर पता होना चाहिए, ताकि हमें ये बात पता रहे कि हिंदी साहित्य ने किन किन कवियों ने और किन किन लेखकों ने अपना योगदान दिया है। तो हमारा जो पाठ है वो हम शुरू करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। लेखक का कहना है कि कभी कभी मन उदास होता है, और मन उदास होने का मतलब है, निराश होने का मतलब है, आपको पता है कि आशा यानी उम्मीद, और आशा का विपरीत है निराशा। जब आपके मन में किसी चीज के लिए उम्मीद होती है तो हम कहते हैं कि भाई मेरे मन में आशा है कि ये काम मेरा हो जाएगा। और निराशा का अर्थ है कि जब आपको ये लगने लगता है, आपको बुरा महसूस होने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा, तो हम कहते हैं निराशा है मन में। तो लेखक किन बातों से निराश है वो हम देख रहे हैं। लेखक कहते हैं कि भाई कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, जब भी मैं समाचार पत्र उठाता हूँ तो मुझे हमेशा जो भी खबर पढ़ने को मिलती है, या तो वो चोरी की है, डकैती की है, तस्करी की है, यानी कि हर गलत खबर ही समाचार पत्रों में दिखाई देती है। और ऐसा लगता है कि आरोप प्रत्यारोप, इसका अर्थ है कि हम हमेशा दूसरों की गलतियों की तरफ इशारा करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर गलत होने का दावा प्रस्तुत करते हैं, दूसरों की कमियों को ढूंढते रहते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि देश में जैसे चारों तरफ कोई ईमानदार ही नहीं बचा है। यानी जब भी हम कोई भी खबर सुनते हैं तो हमें ज्यादातर ऐसा लगता है कि गलत ही चल रहा है, और ये देश में अब ईमानदार इंसान नहीं बचे हैं। और बड़ी बात ये है कि कोई जितने ऊंचे पद पर होता है उसको हम और ज्यादा संदेह की दृष्टि से देखते हैं। यानी इसका अर्थ ये है कि हम इंसान की गलतियों को ज्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हमें ऐसा लगता है जो जितना ऊंचा, जितना सफल जीवन में हुआ है उसमें हम उतने ही ज्यादा दोष ढूंढने लग जाते हैं।
तो यानी लेखक ने हमें ये बताया कि समाचार पत्र जो है वो हमेशा इस तरह की खबरों से भरे होते हैं, इस तरह के समाचार उसमें होते हैं कि मन निराश हो जाता है, यानी कि दुखी हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि चारों तरफ केवल इसी तरह की बातें सुनाई देती हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि आज का समय ऐसा है, वही इंसान खुश है जो कुछ नहीं कर रहा। अब आप सोचो कि कोई कुछ नहीं कर रहा वही खुश है। कारण क्या बताया? उन्होंने कहा जो कुछ भी करेगा तो लोग उसमें सबसे पहले दोष ढूंढने शुरू कर देते हैं। इसका क्या अर्थ है कि हमारा जो व्यवहार हो गया है, आज हम चारों तरफ अगर कोई कुछ अच्छा भी करना चाह रहा है, कोई अच्छा ऊपर बढ़ रहा है, तो हम ये नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने अच्छा किया, हम उसकी बुराई उसमें पहले ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम उसकी ढूंढ ढूंढ कर हर वो बात निकालना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं कि भाई इसमें ये कमी है, इसमें ये दोष है। तो यानी कोई भी कुछ करना चाहता है, कोई नया कुछ करना चाहता है, तो उसमें होता क्या है कि लोग कमियां ज्यादा ढूंढते हैं अच्छाइयों से ज्यादा, और उस मनुष्य के सारे गुण भुला दिए जाते हैं, दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। अब आप ये बोलो कि दोष किसमें नहीं है, यानी कि कोई भी एक ऐसा इंसान आप मुझे ढूंढ के बताओ जिसमें हम बोले कि इसमें केवल अच्छाई है। हम में सब में अच्छाई और बुराई दोनों चीज साथ में रहती है। निर्भर करता है कि हम सबसे ज्यादा दूसरे लोगों में क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आज का माहौल ये है कि हम अच्छाई नहीं ढूंढते, हम बुराइयां ढूंढने में ही अपना समय निकाल देते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई देता है और गुणी बिल्कुल ही नहीं या बहुत कम। अगर ऐसा है तो ये जो समय है, ये जो हालात है, सचमुच अच्छे नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें ये कहना चाहते हैं कि आज का जो समय है, हम केवल दूसरों के बुराइयां ढूंढने में अपना समय लगा देते हैं, और इससे होता क्या है कि हमें गुणी कम और दोषी लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। अब है नेक्स्ट, क्या यही भारतवर्ष है? अब लेखक ने क्वेश्चन मार्क किया है, प्रश्न सूचक बनाया है कि भाई क्या सचमुच ये वही हमारा देश है जिसका सपना हमारे जो महान लोग हुए, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने सपना देखा था। तिलक और गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख चुकी है। लेखक का कहना है कि क्या ये भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारी महान हस्तियों ने जन्म लिया और उन्होंने एक सपना देखा था कि भारत देश को हम वैसा बनाएंगे। लेकिन जो उनका सपना था, क्या सचमुच ये वही भारत है अभी? क्या इसको हम उसी भारत की तरह देख रहे हैं कि भाई हाँ, ये जो महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनके सपनों का भारत आज बनकर खड़ा हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेखक को ऐसा लगता है कि ये सचमुच वो भारत नहीं है जो हमारे देश के महान हस्तियों ने सपना देखा था। क्या अब इस जन्मभूमि पे हमारी इन महान हस्तियों ने जन्म लेना बंद कर दिया है? ये लेखक का सवाल है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं।
और झूठ फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक का कहना है कि भाई एक ये भी बात सामने आती है कि आज इस देश में या आज दुनिया में केवल वही लोग फल फूल रहे हैं का मतलब है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं, जो बेईमान है। इसका अर्थ ये कि जो लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं वो आगे जा रहे हैं, और जो ईमानदार लोग हैं, जो मेहनत करके अपना काम करना चाहते हैं, अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, वो केवल पिस रहे हैं। पिसने का अर्थ है कि वो केवल मेहनत कर रहे हैं और उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, वो भी पूरी नहीं हो रही है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से ही पड़ी है। धर्म भीरू यानी अधर्म करने से डरने वाले लोग। तो यहाँ लेखक का ये सवाल है कि जो सच्चाई है वो केवल उन लोगों को ही हिस्से में है जो बेबस है, या जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, जो अधर्म से डरते हैं। क्या सच्चाई केवल उन्हीं लोगों के हिस्से में है? क्योंकि जो बेईमान लोग हैं वो कुछ भी गलत करने से डरते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। इसका अर्थ ये है कि हमारे जो जीवन मूल्य है, इस पर हम बात करना चाहेंगे। जीवन मूल्य का अर्थ होता है कि हमारे घर में हर किसी के माँ बाप अपने बच्चों को जीवन मूल्य यानी कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीना है उसके लिए कुछ जीवन मूल्य सिखाते हैं। हम सिखाते हैं बच्चों को कि देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें कभी भी किसी के साथ गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमें समय से काम करना चाहिए। हर घर में हर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ जीवन मूल्य सिखाते हैं। सच्चाई पे हमेशा चलना चाहिए, तो ये चोरी नहीं करनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो जीवन मूल्य सिखाए जाते हैं बच्चों को, क्या वो आज के समय पर सही है? इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो बच्चों को सिखाया कि सच बोलो, कभी किसी का मन मत दुखाओ, कभी गलत काम मत करो, कभी बेईमानी मत करो, ये जो जीवन मूल्य हमने अपने बच्चों को दिए, कभी कभी लेखक कहता है कि मन में शक होने लगता है कि अगर इन जीवन मूल्यों पर वो चलेंगे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे आज वो लोग बढ़ रहे हैं जो बेईमानी करके अपना घर चला रहे हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि भारतवर्ष कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं देता है। भौतिक वस्तुएं यानी कि कौन सी चीजें होती है? जो ऐशो आराम की चीजें होती है, जो हमारी सुख सुविधाओं के लिए होती है, जिसमें हम, अब जैसे कि उदाहरण है, एक नया घर लिया तो हमें फिर ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमें और बड़ा घर चाहिए। एक गाड़ी हमारे पास है तो हमें लगता है नहीं नया मॉडल हमें चाहिए। तो यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं जो हमें सुख देती हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि जो हम दिखाकर दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा दिखा सकते हैं, भारतवर्ष में कभी भी इन चीजों की संग्रह पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। लेखक का ये मानना है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण होते थे, भारत में केवल उन्हीं पर ज्यादा जोर दिया जाता था। वही चरम और वही परम है। चरम और परम का अर्थ ये है कि सबसे ज्यादा सुख इंसान को अपने गुणों को और आगे ले जाने में होता था, ना कि भौतिक वस्तु पैसों के पीछे अंधी दौड़ करने से होता था। लोभ, मोह, क्रोध, ये वो है जो हर मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। यानी हम सब में लालच भी होता है, हम सब में गुस्सा भी होता है, हम सब में प्यार की भावना भी होती है, हमारे अंदर हर तरह की भावनाएं होती है। लेकिन हम किन पर ज्यादा जोर देते हैं?
अगर हम इन्हीं को अपने जीवन का लक्ष्य मान लें, अगर हमारे मन में हमेशा लालच बना रहता है, अगर हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए गलत काम करते हैं, हम हमेशा गुस्से में रहते हैं, हम हमेशा क्रोधित रहते हैं, तो ये वो गुण है जो हमें गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं। अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण कहलाता है। कौन सी बातें? लालच, गुस्सा, मोह, काम, क्रोध, ये वो है। अगर हम इन्हीं के आधार पर जीवन पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये हमें गलत रास्ते पर ही लेकर जाते हैं। और भारत, हमारा देश ऐसा है कि हमने कभी भी इन चीजों को सही नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसका अर्थ ये है कि जो जरूरत है आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इंसान को भूख लगती है, खाने की जरूरत है, बीमार को दवाई की जरूरत है, आराम की जरूरत है, ये वो चीजें हैं जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता, तो हमें उसके लिए काम करना पड़ता है। लेकिन उससे ज्यादा जब हम करने की सोचते हैं तो उसके लिए हम गलत रास्ता ही अपनाते हैं। तो लेखक ने, अब हम एक बार ध्यान देते हैं कि लेखक ने हमें क्या क्या बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई जब भी हम देखता हूं तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि चारों तरफ गलत और बुरी चीजें ही हो रही। लेखक ने हमें ये कहा कि भारतवर्ष जो महान हस्तियां का देश कहलाता है, बहुत ही, अब आप बोलो गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, महात्मा गांधी ने जन्म लिया, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऐसी महान हस्तियों के बीच में कभी ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के देश की कल्पना उन्होंने कभी की होगी। फिर लेखक हमें बताना चाहते हैं कि जो पुराना देश, पुराना भारत रहा, उसमें कभी भी हमने भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने पर जोर नहीं दिया। भौतिक वस्तु, मैंने आपको बताया कि सुख सुविधाएं, ऐसी चीजें जो पैसे से संबंधित है इकट्ठी करना और हमें लगता है कि ये हमें सुख देती है, ऐसी चीजों पर भारत में कभी ध्यान नहीं दिया गया। भारत ने हमेशा किनकी तरफ ध्यान दिया? हमेशा ये कि अपने गुणों को आगे ले जाना है, बढ़ाना है, उस पर ध्यान दिया। अब इन सबके पीछे कारण क्या है, क्यों हमारे देश में ये हालात पैदा हुए, ये लेखक अब हमें बताना चाहते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। इसका क्या अर्थ है कि हमारे देश में गरीबों के लिए बहुत कुछ करने के लिए योजनाएं बनाई गई, लेकिन उन योजनाओं को सही तरीके से करने के लिए, यानी कि जो सुख, जो सुविधाएं हम देना चाहते हैं और उनको पहुंचाने का जो माध्यम है, यानी जिन लोगों को हमने वो काम सौंपा है, लेखक कहते हैं जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेखक का इस गद्यांश में ये कहना है कि देश में समय समय पर हर तरह, भले ही वो कृषि हो, उद्योग हो, वाणिज्य हो, इन सब पर बहुत कोशिश की जाती है काम करने की, लेकिन जो हमने काम करना है और जिन लोगों से वो काम हमें करवाना है, कभी कभी वो खुद ही इतने, आप कह सकते हैं कि बेईमान बोल सकते हो आप, कि वो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से नहीं करते और ईमानदारी से नहीं करने के कारण उनका जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता। यानी जहां वो सुख सुविधाएं पहुंचनी हैं, जहां हमें वो सुविधाएं देनी है, उन लोगों तक वो सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जिन लोगों को वो काम दिया जाता है, जिन लोगों को वो काम दिया जाता है,
उन लोगों तक पहुंचाने, गरीब लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वो नहीं हो पाता। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं जो बीच में काम करने वाले लोग हैं वो अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें पहले अपना देखना चाहिए, बाद में दूसरों के लिए। इसकी वजह से सही जगह पर सही समय पर सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। तो बच्चों, आज के लिए हम, ये बहुत बड़ा पाठ है, एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा पाठ है। आप मन में बहुत सारी चीजें सोच सकते हो और समय भी ऐसा है। कल अगली क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे कि आगे लेखक हमें क्या कहना चाहता है। आज जो हमने किया वो आपने ध्यान से सुना होगा और समझा भी होगा कि भारत में अगर हम कहें कि क्यों हमें चारों तरफ गलत खबर सुनाई दे रही है, उसके पीछे क्या कारण है, उस पे हमें ध्यान देना है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप एक अपने मन से एक पैराग्राफ, शब्दों की कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं कि 70 वर्ड्स चाहिए, 80 वर्ड्स चाहिए, 100 चाहिए, 200, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अपने मन से एक टॉपिक, और टॉपिक ये है, विषय ये है, आपके सपनों का भारत। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। आप रफ नोटबुक में या किसी पेपर में आज की डेट के साथ इस विषय पर पहले सोचो। आप सोचो कि आप कैसा देश बनाना चाहते हो, आप कैसे देश में रहना चाहते हो और किस देश की, अपने देश की कल्पना कैसे करते हो। तो इस पाठ में आगे बहुत अच्छी सकारात्मक चीजें बताई हैं, लेकिन अभी तक का जो हमने किया है उसके आधार पे आप कैसा देश बनाना चाहते हो, इस विषय पर आप बात लिखेंगे। शब्दों की कोई सीमा नहीं, वर्ड लिमिट्स कुछ नहीं है कि 100 लिखने हैं, 200 लिखने हैं। आपकी मर्जी, आपके मन में जो आता है, जो कल्पना, जो इमेजिनेशन जो आप कर रहे हो, उसके आधार पर आप लिखेंगे कि आप अपने देश, आप भारत का कल्पना कैसे करते हो, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। आपको रफ नोटबुक में लिखना है, आपको आज की डेट के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं है। आराम से सोचो, आराम से बैठकर। और कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि यानी सूर्य। इसका अर्थ ये है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हो सकती है जहां सूरज ना पहुंच पाए, लेकिन कवि पहुंच जाते हैं। यानी कि जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो अपनी कल्पना से लिखना चाहते हैं, जो उनका इमेजिनेशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो आपके लिए भी कहीं कोई भी किसी भी तरह का लिमिट नहीं है। आप सोचो, आप मन लगा के ये सोचो कि अगर आपके हाथ में कभी ऐसा आ जाए या कोई आपसे पूछे कि आप अपने सपनों का भारत कैसा बनाना चाहते हो, तो उस पे आप क्या लिख सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी मन में आया और आपने बैठे और आपने लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले बैठकर सोचना है, और ऐसी चीजें जो सचमुच, मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चा अपने तरीके से अलग लिखे। जब आप पढ़ो या दूसरों को दो तो सामने वाला भी प्रभावित हो कि ओ, आप इतना अच्छा सोच सकते हो, कि आप ऐसा देश बनाना चाहते हो। तो यानी कि आज का जो, आप आराम से करिए, बैठिए, लेकिन रफ नोटबुक किसी भी या पेपर में आज की डेट के साथ लिखेंगे आपके सपनों का भारत। यानी कि एक अनुच्छेद, शब्द सीमा नहीं है, ठीक है। और ये जो पाठ है, क्या निराश हुआ जाए, हम अगली क्लास में, यानी कि सैटरडे, शनिवार को हमारी क्लास है हिंदी, उसमें हम इसको आगे करेंगे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा आपको। सभी बच्चे अपना ध्यान ठीक से रख भी रहे हैं और अच्छे से काम कर भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।